जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 से। एंड इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट मैं एक्सरसाइजेज और रिव्यू एक्सरसाइजेज भी कवर करा चुका हूँ। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जो इसके अलावा चैप्टर 1 और 2 की वीडियोज़ हैं उनको भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। और स्टूडेंट्स, एक और बात ये कि मैं 3.1 एक्सरसाइज भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जो चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन है वो लाजमी आप देखें, सुने कि चैप्टर 3 में प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो जाहिर है कि उससे आपको फिर चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 3, विच इज़ सेट्स एंड फंक्शंस, राइट। तो जो पहली डेफिनेशन आती है माइंड में वो है जी सेट्स की डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ अ सेट एक्चुअली? तो बच्चों, अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स के बाद आप लिख सकते हैं कि जी नंबर्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें बच्चों यहाँ पर एक लफ्ज़ है वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन का समझना आपके लिए ज़रूरी है। वेल डिफाइन का मतलब ये कि आपको पता हो एग्जैक्टली exactly कि जो सेट है वो किसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। ओके, मतलब ये कि अगर हमारे पास, मैं ये कहता हूँ कि एक सेट है, लेट्स से वी हैव ए एंड विच इज़ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। ओके, लेकिन मैं इसमें लिखता हूँ डॉग, कैट, ओके, हॉर्स, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ रोज़। अब यहाँ पर एलिमेंट्स की कलेक्शन भी है और ये सेट बन चुका, देखने में तो लग रहा है। लेकिन आप देखें कि ये सेट वेल डिफाइन नहीं है। अगर मैं इसको सेट कहूँ तो क्या ये वेल डिफाइन होगा? क्योंकि डॉग, कैट और हॉर्स ये तो एनिमल्स हैं, लेकिन रोज़ ये तो फ्लावर है। तो इसका मतलब ये कि ये सेट कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि असल में इसमें है क्या। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन ना हुआ। अगर ये वेल डिफाइन नहीं है बच्चों तो फिर ये सेट भी नहीं होगा, क्योंकि सेट के लिए कंडीशन है कि सेट का वेल डिफाइन होना ज़रूरी है। आपको पता हो एग्जैक्टली कि उस सेट में क्या है। क्या उसमें आप एनिमल्स के की बात कर रहे हैं, उसमें फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, उसमें आप नेम ऑफ बर्ड्स लिख रहे हैं, या इसके अलावा अगर हम नंबर्स की बात करें तो क्या उसमें जो सेट है वो क्या नेचुरल नंबर है? ठीक है, तो वो कौन सा सेट है? तो सेट को वेल डिफाइन होना ज़रूरी है, राइट। तो ये था सेट। अब सेट को डिस्क्राइब करने की थ्री वेज हैं, थ्री वेज सेट को डिस्क्राइब करने के। नंबर वन जो है बच्चों वो है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? यानी वर्ड्स में डिस्क्राइब करना किसी सेट को। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। राइट, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक सेट है जिसका नाम ए है और वो है जी सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है जी, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो यहाँ पर जो है ये मैंने डिस्क्राइब किया है, तो लिहाजा ये इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, राइट। नाउ इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है जी टेबुलर फॉर्म।
तो टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म ये है कि आप सेट को एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दें तो वो उसकी टेबुलर फॉर्म होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ सेट, लेट्स से बी, तो इसमें अगर मैं लिखता हूँ जैसे मैंने ऊपर बात की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ होल नंबर्स, बट अगर हम उस सेट को लेट्स से डब्ल्यू का नाम दे दें, ठीक है जी, डब्ल्यू का नाम दे दें, तो इसमें हम लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये है सेट की टेबुलर फॉर्म जिसमें हमने एलिमेंट्स के थ्रू सेट को डिस्क्राइब किया। अगर अगर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसकी तो फिर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, अगर उसको एलिमेंट्स में लिखेंगे तो वो उसकी टेबुलर फॉर्म होगी। और थर्ड नंबर पे आती है जी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है जी। अब सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह होगी? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जी एक सेट है जिसका नाम बी है, तो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हैं, उन एलिमेंट्स को हम एक्स का नाम देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? तो हम कह देते हैं जी एक्स डब्ल्यू से बिलोंग करेगा, यानी वो होल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेगा। एंड जो नंबर्स हैं वो 10 से शुरू होंगे और 50 तक जाएंगे, ठीक है। तो वो 10 से शुरू होंगे 50 तक जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन भी बना सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब कुछ सेट्स की हम बात कर लेते हैं। कुछ मशहूर सेट्स हैं हमारे पास। तो पहला उसमें है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो इसकी होगी वो होगी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड इसको हम अगर टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बता सकते हैं। और इसकी अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म बताएं तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो होगी जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ओके, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो ये होगी इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई इसकी टेबुलर फॉर्म, एंड ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी तरह से हम इसके अलावा बाकी जितने भी सेट्स हैं जो हम चैप्टर 1 में डिस्क्राइब कर चुके, उनको भी हम टेबुलर फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से सेट्स हैं? हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स, हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में दो और आ जाते हैं, जिसमें सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स आ जाते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स आ जाते हैं। इसके बाद आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। फिर इसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। एंड देन लास्ट में हमारे पास आता है सबसे ग्रेटर सेट, और वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये इन सबको भी हम टेबुलर फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सबको ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सेट्स के कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पास सेट की टाइप है वो है जी सिंगलटन सेट। जी, सिंगलटन सेट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है सिंगल, तो इसका मतलब है ऐसा सेट जो एक एलिमेंट रखता हो, ठीक है। लेट्स से वी हैव ए एंड हेयर वी हैव ज़ीरो ओनली। तो ज़ीरो एक ही सिंगल नंबर है, लिहाजा ये सेट क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। इसके बाद है एम्प्टी सेट। तो नंबर 1 हो गया सिंगलटन सेट, एंड नंबर 2 वी हैव एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होगा? द सेट विद नो एलिमेंट्स। ओके, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? करली ब्रैकेट से, या फिर हम यहाँ पर ये फाई का सिंबल लिख देंगे। ये दोनों के दोनों एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 3 पे है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होंगे बच्चों? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल,
if they have exactly the same elements, if they have exactly the same elements, or if every element of set A is an element of set B, or if every element of set A is an element of सेट बी। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एंड 3 2 1, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, इक्वल सेट्स होंगे, बिकॉज इसमें जो सेट्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। अगर 3 2 1 लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 2 3 ही होगा, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट्स की जो तादाद है दोनों सेट्स में इक्वल होनी चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि वो क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। और एक और लाजमी बात है कि वो एग्जैक्टली दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेट हम कहें जी वो नंबर्स उसमें पड़े हैं और दूसरे सेट में जो है वो फ्लावर्स का सेट है, तो इस तरह नहीं होगा। नंबर्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ये ना हो कि एक में 1 2 3 हो तो दूसरे में 5 6 7 हो, तो वो दोनों फिर इक्वल सेट्स नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। नाउ इसके बाद है इक्वलेंट सेट्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है 3 से। नंबर 4 पर है इक्वलेंट सेट्स। तो व्हाट आर इक्वलेंट सेट्स? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वलेंट equivalent, so if they have the same number of elements, if they have the same number of elements, ओके। जो इक्वल सेट्स हैं इसमें हमने लिखा सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स, ज़रा गौर कीजिए, इक्वल सेट्स की डेफिनेशन में हमने लिखा सेम एलिमेंट्स, लेकिन जो इक्वलेंट सेट्स है यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फ़र्क आ गया। इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो सेम होने चाहिए, लेकिन उसमें जो कैटेगरी है वो डिफरेंट हो सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ जी कि मेरे पास एक सेट ए है और इसके अंदर मैं सेट ऑफ वावल्स लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ई आई ओ यू, एंड we have another set which contains 1 2 3 4 5। अब देखें में इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ भी 5 हैं। लिहाजा हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वलेंट सेट्स हैं। हालांकि दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेस पर हम कहेंगे कि इक्वलेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसेट की डेफिनेशन। तो व्हाट इज़ अ सबसेट? तो what is a subset? तो if every element of set A, if every element of set A is an element of set B, is an element of set B, then A is a subset of, देन यहाँ कॉमा लगाएंगे आप बी के बाद, देन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए और बी दो सेट्स हैं, तो ए बी का सबसेट होगा और इसकी नोटेशन क्या होगी, सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से यानी यू को आप बी की तरफ मोड़ दें और नीचे एक लाइन आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। यानी ए जो है वो इस बी के अंदर मुकम्मल तौर पर भी पाया जा सकता है, और ए जो है वो बी के बराबर भी हो सकता है।
दोनों सूरतें हो सकती हैं सबसेट के लिए। तो फॉर एग्जांपल ए अगर हमारे पास हो 1 2 3 एंड बी हो 1 2 3 4 5, चलें आप 6 भी लिख दें, तो हम कहेंगे कि जो ए है वो मुकम्मल तौर पर बी में है, कंप्लीटली ए इज़ कंटेन्ड इन बी। 1 2 3 ए में है, 1 2 3 बी में भी है, लिहाजा ए इज़ कंटेन्ड इन बी, सो दैट ए इज़ अ सब सेट ऑफ बी। अगर ए 1 2 3 4 5 6 भी होता तब भी हम कह सकते थे कि ए जो है वो बी में कंटेन कर रहा है। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ए और बी दोनों इक्वलेंट हो, लेट्स से अगर ए हो 1 2 3 4 5 6 एंड बी हो 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तो एलिमेंट्स वाइज भी सेम है, लिहाजा फिर हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो फिर इक्वलेंट भी हैं, इक्वल भी हैं, और ए जो है बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें सबसेट की कंडीशन में ए बी के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ए जो है वो बी में कंटेन भी कर सकता है और बी के बराबर भी हो सकता है। तो ये है जी सबसेट। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हुआ? ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बी ए का सुपरसेट होगा। ठीक है, क्योंकि बी के अंदर ए मुकम्मल तौर पर कंटेन कर रहा है, लिहाजा बी सुपरसेट होगा ए का और ए सबसेट होगा बी का। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर सबसेट की तरफ। डेफिनेशन नंबर 6, प्रॉपर सबसेट। जी बच्चों, प्रॉपर सबसेट क्या होगा? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स at least one element, at least one element that is not an element of A, that is not an element of B, then A is said to be a proper subset of B. Then A is said to be a proper सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर ए बी का सबसेट हो, पहली कंडीशन, प्रॉपर सबसेट के लिए ज़रूरी है कि सबसेट होना ज़रूरी है, ए बी का सबसेट पहले हो। अब वो प्रॉपर कब होगा? एंड बी कंटेन्स, ओके, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। ओके, सो दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर ए आना है, कम से कम बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो। तो इसका मतलब ये कि जो ए है वो फिर बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो नोटेशन है वो हम यूज़ करते हैं, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी कि कम से कम बी का एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ए और बी कभी भी बराबर नहीं होंगे, लिहाजा हम यहाँ पर जो यू लिखते हैं बी की तरफ उसको घुमा के, तो उसके नीचे लाइन नहीं लगाते जो हमने सब सेट में लाइन लगाई थी, लेकिन यहाँ हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ए और बी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि डेफिनेशन खुद बता रही है कि कम से कम बी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो, तो ए और बी बराबर ही नहीं होंगे फिर। तो ये है प्रॉपर सबसेट। और इसके बाद अच्छा, प्रॉपर सबसेट्स में आप सबसेट वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं, बस शर्त ये है कि ए और बी बराबर ना हो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल देखें, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि उसमें मुकम्मल तौर पर कंटेन कर रहा है। ठीक है, उसके बराबर नहीं है। इसके बाद है डेफिनेशन नंबर 7, दैट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट। जी, तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी,
Okay, then we say that then we say that A is an improper A is an improper subset of B. ठीक है, तो A जो है वो B का सबसेट होगा और A B के बराबर भी होगा। ये दोनों कंडीशंस होंगी क्योंकि दरमियान में एंड है, तो एंड ये बता रहा है कि ये वाली कंडीशन भी होगी, ये वाली कंडीशन भी होगी। तो फिर हम कहेंगे कि जो A है वो B का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल A जो है वो 1 2 3 है, लेट्स से, और आपसे पूछा जाए कि जी बताएं इसके सबसेट्स कितने हैं। तो अब सबसेट्स में दो हैं, दो बातें, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। लेट्स से वी हैव अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पे तो आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर आ जाएगा 1, ठीक है, इसमें करली ब्रैकेट्स नहीं आएंगी स्टार्ट में, बिकॉज करली ब्रैकेट्स तब आती हैं जब हम पावर सेट की बात करें, तो यहाँ पर हम पावर सेट की तो बात नहीं कर रहे। लिहाजा पहले आएगा एम्प्टी सेट, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, देन 3, ठीक है, उसके बाद दो दो करके लिखेंगे, 1 2, देन 2 3, देन 1 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एंड लास्ट में आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि 1 2 3 एग्जैक्टली खुद भी अपने आप का सबसेट हो सकता है। अच्छा, अब इसमें आप देखें, पहला और आखिरी, पहला क्या होगा, एम्प्टी है, या आप यूँ कह लें कि जो पहला है वो कंटेन कर रहा है इस ए में। एम्प्टी सेट तो वैसे भी हर सेट में होगा ना, तो पहली बात दुरुस्त हो गई डेफिनेशन में कि ए इज़ अ सब सेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 1 2 3 को बी कह लें और इसमें से जो एम्प्टी निकल रहा है उसको ए कह लें, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बन जाएगा। और लास्ट देखें 1 2 3, यानी ए और बी बराबर हैं, तो अगर आपने इसको 1 2 3 कहा ए को, और ये जो आपने इसमें रखा इसको आपने बी कह दिया, तो एग्जैक्टली ये दोनों बराबर हैं, तो लिहाजा ये दोनों क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो आपने सिर्फ एक बात याद रख लेनी है इम्प्रॉपर सबसेट की, कि एम्प्टी सेट और वो सेट खुद, वो होगा इम्प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा दरमियान में जो होंगे वो होंगे प्रॉपर सबसेट्स, और ये सारे मिलके ये बनेंगे सबसेट्स। पहला और आखिरी इम्प्रॉपर, दरमियान वाले प्रॉपर, और ये सारे मिलके सबसेट्स होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन नंबर 8, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। ओके, द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, जो भी आप लिखते हैं, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, या इसको आप यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कह सकते हैं। तो इसका एक नया नाम क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी आप इसको कह सकते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। और नॉर्मली हम कोई भी सेट हो उसको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया करते हैं, ठीक है। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। लेट्स से अगर हम ए बी सी लिख दें सेट में, तो ए बी सी फिर स्मॉल लेटर की होगी, लेकिन सेट का नाम कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद है पावर सेट। तो बच्चों पावर सेट क्या है? द पावर सेट ऑफ अ सेट, द पावर सेट ऑफ अ सेट, और सेट का नाम हम एस रख लेते हैं। तो डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे पावर ऑफ अ सेट को? डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। ओके, इज द सेट कंटेनिंग, इज द सेट कंटेनिंग all the possible subsets of S, all the possible सबसेट्स ऑफ एस, ठीक है।
मतलब ये कि आप एस के सब सेट्स लिख लें सारे, और फिर उन सब तमाम के तमाम सब सेट्स को करली ब्रैकेट्स में लिख दें सेट की शक्ल में, तो वो बन जाएगा उसका पावर सेट। तो एग्जांपल के तौर पर आप देखें, जब इम्प्रॉपर सबसेट में जब मैंने a इज़ इक्वल टू 1 2 3 इस सेट के सबसेट्स लिखे, तो टोटल 8 सबसेट्स थे। तो जस्ट आपने ये सारे के सारे सबसेट्स लिख देने हैं, और स्टार्ट में एक करली ब्रैकेट आ जाएगी और एंड में एक करली ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मुकम्मल सेट बन जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये इस सेट का पावर सेट है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर।